Assalamualaikum. My name is Shmaila Shbir. Today I am delivering lecture on research methods in psychology by John Shognesse. इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो जनरल इश्यूज इन साइकोलॉजी में उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक इन्होंने एक्सप्लेन किया है डैट इज़ द साइंस ऑफ साइकोलॉजी। द साइंस ऑफ साइकोलॉजी में इसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स मुझे लगी हैं मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है और मैं इसका शॉर्ट ओवरव्यू साथ साथ देती जाऊँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी कि इसमें क्या चीज़ इन्होंने बताई हुई है। साइंस ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले ये बात है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी बात को या थ्योरीज़ को डेवलप करने के लिए वो वैसे नॉर्मल उन्होंने बात की उस पर थ्योरी बना दी ऐसे नहीं करते, बल्कि वो कंप्लीट एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया है क्या वो ट्रू है, फिर उसके हवाले से वो थ्योरीज़ देते हैं। ये क्वेश्चन जो हो सकते हैं जो उनके माइंड में आए होते हैं या इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी होती है ये किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक उनके मेंटल प्रोसेसेस के या उनके बिहेवियर के रिलेटेड। फिर साइंटिफिक मेथड आ जाता है जिसके थ्रू वो अपनी बात को या थ्योरी को प्रूव करते हैं। साइंटिफिक मेथड बेसिकली होता है कि नॉलेज को गेन करते हैं और वो जो क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे होते हैं, जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए होते हैं, उनके वो लॉजिकल आंसर्स देते हैं और उनके जो क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं उनको बेसिकली प्रूव भी करते हैं। मैं एक जनरल एग्जांपल देती हूँ साइंटिफिक मेथड की। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सूरज की रोशनी है तो जहाँ पे दरख्त मतलब सूरज की रोशनी में जो दरख्त होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत उनके जो छाँव में है। ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। मैंने हाइपोथेसिस दिया कि सूरज की रोशनी का जो पौधे की ग्रोथ है उनका आपस में स्ट्रॉन्ग लिंक है। अब ये मैंने हाइपोथेसिस दे दिया है और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया। अब मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगी। अब रिसर्च में ये कि क्या होगा कि एक मैंने छाँव में पौधा रखूँगी, एक मैं रखूँगी धूप में, फिर मैं इनको सेम टाइम पीरियड सेम डे में इनको नोटिस करती जाऊँगी और मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करूँगी कि वाकई में ये चीज़ इस तरह है और मैं इसको प्रूफ दूँगी पूरा। जो साइंटिफिक मेथड होता है ये दो तरह के होते हैं, मतलब इसकी टू मेन करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये एम्पेरिकल अप्रोच होती है और एक होती है स्केप्टिकल एटीट्यूड। अब यहाँ पे एम्पेरिकल अप्रोच और स्केप्टिकल एटीट्यूड होता क्या है। एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब है कि आपने कोई चीज़ देखी है और उसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की है और आपने रिसर्च की है। जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल दी कि मैंने चीज़ देखी कि पौधे और मैंने सनलाइट का मैंने देखा मतलब उसको ऑब्जर्व किया। अब ये मेरी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर्सनल है और मैंने खुद ही इस पर पर्सनली रिसर्च की है, मैंने यहाँ किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया। और स्केप्टिकल एटीट्यूड का मतलब होता है कि हमने क्रिटिकली एनालिसिस भी करना है, मतलब मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया और मैंने सर्च कर देती हूँ कि ये चीज़ इस तरह है। नहीं, मेरे स्केप्टिकल एटीट्यूड में आएगा मैंने क्रिटिकली एनालिसिस भी करना है, इसके बेनिफिट्स को भी देखना है, इसके डिसएडवांटेजेस को भी देखना है, मैंने ये चीज़ भी देखनी है कि ये किस तरह लिंक है। अगर इसमें कोई थर्ड फैक्टर लाइक जिस दिन धूप नहीं निकलती है या मौसम ख़राब हो रहा है तो इनका भी आपस में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मैं इन सब चीज़ों को गौर करूँगी। इन सब पैरे में यही बात की गई है कि साइकोलॉजिस्ट का मेन ये गोल होता है, उसका मेन ये रोल होता है कि उसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, उसे ये देखना है कि अगर हम कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं तो बेसिकली इसके बिहाइंड मेन रीज़न क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि हमारा आजकल जो मीडिया का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो एक्सपोजर टू मीडिया उन्होंने ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि जिस तरह बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि उनके अग्रेसिव बिहेवियर, वॉयलेंट बिहेवियर शो करते हैं, गुस्सा आता है उनका बिहेवियर में, तो उनकी मेमोरी पे भी इनके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने। ओके, ये साइंटिफिक मेथड की बेसिकली डिफाइन आ जाती है। द साइंटिफिक मेथड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द वे इन विच द क्वेश्चंस आर द आस्क्ड एंड द लॉजिकल एंड मेथड्स यूज्ड टू गेन आंसर्स। इसी तरह मैंने पहले बात बताई है कि हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व करनी है और उसके ऊपर हमने लॉजिकली आंसर्स भी देने हैं कि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, इसमें ये हाइपोथेसिस है और ये मैंने क्वेश्चन बनाए थे और मैंने इनको ये साइंटिफिकली अप्रूव भी किया है। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली साइंस किन कॉन्टेक्स्ट में रहती है। साइंस की थ्री कॉन्टेक्स्ट हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, सोशो एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है एंड थर्ड वन इज मॉरल कॉन्टेक्स्ट। इस सबसे पहले इसमें आ जाता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच का बताया है कि एम्पेरिकल अप्रोच बेसिकली यूज की गई थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इसमें हम हिस्ट्री को देखेंगे कि हिस्ट्री में साइकोलॉजी को किस तरह देखा जाता था। हिस्ट्री में आ जाएगा कि एम्पेरिकल अप्रोच थी कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जा रही थी, एक्सपेरिमेंटेशन किए जा रहे थे कि जो उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे उनको आंसर करने के लिए। और ये इसकी जो मतलब साइकोलॉजी है ये पहले इसको डायरेक्ट इस तरह फील्ड नहीं माना जाता था, ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई है। जिस तरह कंप्यूटर का पढ़ा गया हम देखे थे कि एक बड़ा हॉल जितना एक कमरा था उसके जितना कंप्यूटर होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अब हम रूटीन लाइफ में जितना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ये इस तरह इवॉल्व हुआ है। इस तरह साइकोलॉजी की एक मेन पीछे हिस्ट्री है।
सबसे पहले जो साइकोलॉजी है उन्होंने जो लैब थी वो विल हेलम वंडर ने बनाई थी। यहाँ पे उसका जिक्र भी किया गया है। यहाँ इन 1879 विल हेलम वंडर इस्टेब्लिश द लैब। ओके उसके बाद साइकोलॉजी का क्या रोल आ जाता है कि मतलब इसका हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में सबसे पहले साइकोलॉजी को देखा जाता था कि अगर कोई बंदा उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उनके दिमाग में एक मतलब कील था वो ठोक दिया जाता था कि इसके माइंड में कोई बदरू आ गई है जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर कर रहा है। वो कील उनके स्कल में मतलब दिमाग की हड्डी में मारा जाता था, जिससे क्या होता था कि अगर इंसान जो फ्लूइड है दिमाग का जितना वो बाहर नहीं बह जाता था तो वो कहते थे कि ये बदरू है जिसके ये असरात नज़र आ रहे हैं। अगर इंसान बच जाता तो कहते थे बदरू निकल गई है और ये अपने पीछे कोई असर छोड़कर चली गई कि इंसान अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। और अगर इंसान मर जाता तो वो कहते थे कि ये रूह इतनी जालिम थी और इतनी खौफनाक थी कि इंसान मर गया। इस तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते थे। फिर साथ साथ फिर जिस तरह साइकोलॉजी एज अ सब फील्ड इवॉल्व हुई है तो ये चीज़ देखी गई कि साइकोलॉजी को एज अ डायरेक्ट नहीं माना जाता था कि ये एक फील्ड है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे बिहेवियर को हम देखते हैं, जो हम बिहेवियर शो करते हैं, इसका बेसिकली लिंक है हमारे हार्ट के साथ, हमारे इमोशंस के साथ। ये कहते थे कि जो इमोशंस ये सब है ये हमारा हार्ट कंट्रोल करता है। उसके बाद ये चीज़ कंसेप्ट किया मतलब लिया गया कि जो हमारा बेसिकली हार्ट और ब्रेन का दरमियान का जो रिलेशन है ये इनका आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। हार्ट और ब्रेन दोनों मिलकर काम करते हैं, आधे फंक्शंस हार्ट परफॉर्म कर रहा है, आधे ब्रेन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात फील कर दी गई, उसको अनाउंस कर दिया गया कि जो ब्रेन है बेसिकली ये हमारे इमोशंस का सेंटर और यही कंट्रोल करता है एवरीथिंग को। फिर हरमन वॉन हेलमेट है, उन्होंने ये बताया था, इन्होंने न्यूरॉन्स की जो स्पीड है उसको उन्होंने मेजर किया था। फिर उसके बाद इन्होंने एक बुक भी शाया की थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, जिसमें B.F. स्किनर का और आइवन पैवलोव का बहुत ज़्यादा काम है, फ्रॉइड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है। B.F. स्किनर ने काम किया था क्लासिकल कंडीशनिंग पे और आइवन पैवलोव ने रीइंफोर्समेंट पे काम किया था। और फ्रॉइड ने काम किया था इंसान के जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव पे। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी, लेकिन जितना इस बुक में एक्सप्लेन किया गया मैं उस चीज़ों को सिर्फ उतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर है सोशो एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सोशो एंड कल्चर इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सोशल मतलब हमारी सोसाइटी का आ जाएगा और कल्चर हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस आ जाता है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, हमारा जो कल्चर है हमारा उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हम पे, हमारे बिहेवियर पे। ये चीज़ आ जाती है कि अगर हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए तो हम ये देखते हैं कि क्या वो चीज़ हमारी सोसाइटी में है। फॉर एग्जांपल हम पंजाबियन से, हमारा पंजाब का कल्चर आता है, हम पंजाब के रहने वाले हैं, तो मैं पश्तो पे अगर काम कर रही हूँ तो मैं पंजाब में रहते हुए पश्तो का कल्चर कैसे स्टडी कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे पश्तो के ही कल्चर में जाना पड़ेगा। पंजाबी कल्चर में रहती हूँ, पंजाबी कल्चर को ही सर्च करूँगी। फिर सोशल कल्चर के हवाले से एक वर्ड आ जाता है एंथोसेंट्रिज्म। यहाँ पे वो वर्ड यूज़ भी किया गया है। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली आ जाता है कल्चरल बाइसनेस को। अगर मैं रिसर्च पे काम कर रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ, मैं पंजाबी और जो आ जाता है सिंध वाला इलाका, मैं इन दोनों का कंपैरिजन चेक कर रही हूँ और मैं खुद पंजाब की हूँ तो मैं ये क्या चीज़ देखूँगी कि ना मैं अपने ही जो कल्चर है, अपने जो प्रोवेंस है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी। मैं कहूँगी मेरा प्रोवेंस इस सवाल से ज़्यादा अच्छा है, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। चाहे अगले मतलब प्रोवेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन मैं अपने प्रोवेंस को प्रमोट करूँगी। तो ये क्या है कि मेरी बाइसनेस होगी और ये बाइसनेस होती है, इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। फिर आता है मोरल कॉन्टेक्स्ट। मोरल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है हमारी मोरालिटी, हम किस तरह एक्ट करते हैं, हमारी मोरल बिहेवियर्स क्या हैं। अगर हम रिसर्च मेथड के हवाले से देखें या रिसर्च के हवाले से, तो ये हमारे मोरल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं एपीओ कोड ऑफ एथिक्स। उन्होंने पूरे कोड बताए हुए हैं कि हमने किस तरह मोरालिटी मतलब उसके एथिक्स का ख्याल रखना है, हमने ह्यूमन बिहेवियर का ख्याल रखना है, हमने एनिमल्स अगर रिसर्च में यूज़ करें तो हमने उनके एथिक्स का ख्याल रखना है। बेसिकली इसमें आ जाएगा कि ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से कि हमारे ह्यूमन राइट्स के एथिक्स क्या हैं। इन्फॉर्म कॉन्सेंट आ जाते हैं कि हमने अगर इंसान से अगर मतलब रिसर्च के लिए मैंने एक पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व कर रही हूँ तो मैं उसे बताऊँगी कि मैंने आपको इसलिए इन्वॉल्व किया है, इस पर रिसर्च का ये बेसिकली मकसद है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें डिसेप्शन है, डिसीविंग, मैं एवरीथिंग उसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर जानवर का इस्तेमाल आ जाता है तो मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी वजह रिसर्च की वजह से कि जानवर को नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर कोई डिज़ीज़ इस तरह आ रही है या अगर वो मर जाता है तो मैं प्रॉपर दफनाना है कि उसकी वजह से कि दूसरे जानवर को भी नुकसान ना हो। ये तमाम कोड ऑफ एथिक्स में आ जाता है, ये मोरालिटी में इन्वॉल्व होता है। फिर थिंकिंग लाइक अ रिसर्चर आ जाता है।
थिंकिंग लाइक अ रिसर्चर में ये चीज़ आ जाती है स्केप्टिकल एटीट्यूड। हमें क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को। अगर एक इंसान अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, हमारी ये चीज़ देखी जाती है। अगर कोई इंसान बिहेवियर अब नॉर्मल शो कर रहा है तो हम ये कह देते हैं कि ना अपनी बात मनवाना चाहता है या इसके साथ कोई बात हुई है या इसके घर वालों ने डांटा होगा इसलिए। हम उसके पीछे ये नहीं देखते कि वाकई ऐसी कोई बात है या उसके माइंड में कोई बात क्लिक कर ली है या उसकी सोसाइटी में ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से वो बिहेवियर ऐसे परफॉर्म कर रहा है। या ऐसे देखा जाता है कि फॉर अगर कोई बच्चा रो रहा है उसकी वजह नहीं ढूंढेंगे कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, शायद उसे भूख लग रही है या क्या बात है। उसको क्या करेंगे, कोई भी कैंडी दे के उसको बाहर घुमाने का लालच दे देंगे, चलो हम बाहर तुम्हें लेके चलते हैं, बच्चे का मूड फ्रेश हो जाएगा, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। हम उसके बिहाइंड रीज़न है उसकी तो देखते नहीं हैं, हम उसको सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। जब तक हमें उसकी बिहाइंड रीज़न है, उसके बैकग्राउंड के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो हम उसे किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो थिंकिंग लाइफ रिसर्चर में अगर क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए, हमें उसके रीजंस को भी देखना चाहिए, फिर उसके लिए हमें क्या प्रॉपर इफेक्ट मतलब ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए, क्या टेक्निक यूज़ की जा सकती है, हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। इसमें बेसिकली ये चीज़ें इन्वॉल्व आ जाएंगी। फिर आता है इवेल्युएटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स रिपोर्टेड इन द मीडिया। मीडिया के हवाले से इन्होंने ये कहा है कि हर चीज़ है जिसके पॉजिटिव फैक्ट्स भी होते हैं उसके नेगेटिव फैक्ट भी हो सकते हैं। अगर कोई मीडिया हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव फैक्ट में ये आएगा कि हम मीडिया से हम मतलब आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसके साथ इन टच में रहते हैं, हमें पता होता है कि वर्ल्ड में क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस में देखें तो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हम जो चीज़ देख रहे हैं, अगर हम वॉयलेंट बिहेवियर देख रहे हैं तो अग्रेसिव बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इसके हमारे अगर हम कोई पोस्ट वगैरह करते हैं तो हमारे इस पर नेगेटिव फैक्ट बहुत ज़्यादा ये आता है कि हम ट्रोल किया जाता है। तो ट्रोल से क्या होता है, हम अग्रेसिव बिहेवियर शो कर देते हैं। इवन के बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट्स ये भी देखी गई हैं कि ट्रोलिंग की वजह से जो पोस्ट वगैरह की जाती हैं सोशल मीडिया पे, कई लोगों ने सुसाइड तक की हुई है। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये मीडिया में आ जाती हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है माइंड पे। ओके, फिर आ जाता है गेट स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। अगर रिसर्च हमने करनी है तो उसके पीछे हमें सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए। रिसर्च स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक हमें हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से टॉपिक पे लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेती हूँ जिसके हवाले से मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं ऐसा टॉपिक चूज़ करूँगी तो क्या होगा कि मैं उस पर अच्छा काम ही नहीं कर सकती जिस चीज़ के हवाले से मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो टॉपिक ऐसा चूज़ करें जिसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत इल्म हो कि ये चीज़ इस तरह है, आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हो ना हो उसके हवाले से। फिर आपको उसके हवाले से लिटरेचर रिव्यू हो, आप उसको स्टडी करें, फिर उसमें देखें उसमें कौन कौन से आइटम्स यूज़ किए गए हैं, उससे कौन कौन से स्केल यूज़ किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एयर आए गए हैं, उसमें उसे किस तरह की थी, कौन से पार्टिसिपेंट लिए थे। इस तरह करने से आपको एक रिसर्च आर्टिकल रिसर्च टॉपिक चूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर एक आता है हाइपोथेसिस। आप किस तरह बनाएंगे। बेसिकली हाइपोथेसिस होती क्या है, हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़ा। जो एक आप नॉर्मल एक कहते हैं ना मफरूज़ा जिसकी अभी आपने कोई बुनियाद ही नहीं बनाई है, आप वैसे एक चीज़ को लेके आगे चलते हैं उसको प्रूव करने के लिए कि ये वाकई हकीकत है कि या नहीं है। तो ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। इसे टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी। आर्जी एक्सप्लेनेशन होती है फारा फिनोमिनन के लिए। फिर उसके रिसर्च अगर हम हाइपोथेसिस लेते हैं रिसर्च स्टार्ट करने के लिए तो हमें सबसे पहले ये माइंड में होना चाहिए कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, उसका बेसिकली मकसद क्या है और क्या जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ क्या वाकई वो अच्छा है भी या नहीं। फिर जो गुड रिसर्च क्वेश्चन होती हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि यह जो क्वेश्चन है वो साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट भी है या नहीं। मतलब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन यूज़ कर लेती हूँ जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्वेश्चन ऐसा यूज़ करें जिसका सोसाइटी को भी कम से कम कोई फ़ायदा हो, आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इसका अच्छा इफेक्ट हो। उसका स्कोप क्या है, उसके आउटकम क्या हो सकते हैं, क्या उसके हवाले से साइकोलॉजी में कोई नॉलेज है, मतलब उस इंसान को खुद जैसे रिसर्चर को। और जो वो क्वेश्चन फाइंड कर रहा है क्या उसके हवाले से उसे वो आंसर्स मिल रहे हैं। फिर जो एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है वो आ जाता है थिंकिंग अबाउट डेविएशंस। कि अगर जो मैंने अगर मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए इसके नेगेटिव फैक्ट्स भी क्या होंगे, इसके पॉजिटिव क्या होंगे, कि इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है। लाइक मैंने जिस तरह की एग्जांपल दी थी स्टार्ट में ही पौधे वाली, तो मैं इसके डेविएशन में भी देख सकती हूँ कि शायद कोई पौधा वो धूप और छाँव इसके दरमियान में रह के अच्छा कर रहा है, तो सुबह के वक्त अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मुझे इसके डेविएशन का पता नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट सनलाइट के साथ उसका एक लिंक दे देती हूँ, लेकिन मुझे इसके डेविएशंस को भी देखने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है लाइक जैसे क्लाउडी मौसम हो जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको सोल्व कैसे करना है, मैंने इस क्वेश्चन के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करना है। फिर आ जाता है जनरेट काउंटर एग्जाम्पल्स फॉर द ऑब्वियस कंक्लूजन्स। अगर कोई कंक्लूजन ऐसा निकल आता है जो उसने थिंक नहीं किया था तो उसको भी उसने एक्सप्लेन करना है कि वाकई अगर ये चीज़ इस तरह है तो किस तरह होगी, किसका क्या लिंक है पिछली प्रीवियस जो बात हुई है उनके साथ, कि कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से इसका कंक्लूजन है तो वो पिछली सारी स्टडी को प्रूव भी करेगा कि हाँ मैंने ये बिहेवियर आया है, मेरा ये रिजल्ट है तो इस वजह से आया हुआ है।
आगे उसके बाद आते हैं स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ये बेसिकली स्टेप्स है जो मैंने पहले बताया कि डिवेल्प रिसर्च क्वेश्चन कैसा चूज़ करना है जो आपके कल्चर के हवाले से हो, जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, आपको पता हो कि इसमें क्या चीज़ आती है, और उसके हवाले से आपको लिटरेचर रिव्यू भी आपने पढ़ना है ताकि आपको रिसर्च क्वेश्चन हेल्प मिलने में आपको फ़ायदा होगा। फिर हाइपोथेसिस किस तरह बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के लिए ऑब्वियसली वही बात आ गई, लिटरेचर रिव्यू पढ़ना है आपने। प्रीवियस जितने भी रिसर्चेज होंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाइपोथेसिस मैंने किस तरह देना है। फिर फॉर्म ऑपरेशनल डेफिनेशंस। फॉर्म ऑपरेशनल डेफिनेशंस में आएगा कि जो मैंने आइटम या वेरिएबल्स दिए हैं, लाइक मैंने वेरिएबल्स पहले सनलाइट और पौधे की एग्जांपल दी थी, तो मैंने उसी में दोनों वेरिएबल्स को मैंने देखना है। फिर उनमें मैंने बताना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फिर मैंने किस पे ज़्यादा काम कर रही हूँ, मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करना है कि मैंने डिपेंडेंट इसको लिया है तो क्यों लिया है, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। चूज़ अ रिसर्च डिज़ाइन, कि मैंने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ, मैं को रिलेशनल यूज़ कर रही हूँ। को रिलेशन आते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग लिंक क्या है। कॉज एंड इफेक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंगल केस स्टडी यूज़ कर रही हूँ, मैं कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ। फिर एवेल्यूएट द एथिक्स ऑफ योर रिसर्च। एथिक्स में मैंने पहले बताया था कि एपीए कोड ऑफ एथिक्स है, जिसमें मोरालिटी के हवाले देखा जाएगा, उसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे, पार्टिसिपेंट को उसके हवाले से हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, उसमें आ जाएगा कि जो मैंने सारा डाटा है मैं उसको कलेक्ट करूँगी, समराइज़ करूँगी और बताऊँगी कि इसमें मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं, उसमें ये आउटकम्स हैं। फिर रिपोर्ट दूंगी किसके हवाले से कि मेरा ये सारा जर्नल था, इसमें मैंने ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं और ये निकाली हैं, और उसको सबमिट करवाएंगे आप। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक आल्सो।